उसको कभी उसको चेयर करते हैं, आज तक किसी और ने चेयर नहीं किया। अगर आपको मैं यकीन दिलाता हूं कि फेडरल मिनिस्टर जो हमारे सबसे सीनियर फेडरल मिनिस्टर डिफेंस के, वो हमें चेयर करते हैं और उस कमेटी के चेयरमैन वो हैं। तो आपकी जो कमेटी है, स्टैंडिंग कमेटी, मैं उससे भी बड़ा मुस्तफीद होता हूँ और फ़ायदा ही होता है कमेटी बनाने से, जो कोई भी हमें बेनिफिट दे। और हमारी मिनिस्ट्री जो है बहुत बड़ी मिनिस्ट्री है, हमने मुख्तलिफ दोस्तों से मशवरा करना है और राय लेके इसको आगे बढ़ाना है। इंशाल्लाह आपको हम रिजल्ट देंगे थोड़ा अर्सा में। थैंक यू सर। जी शुक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब, नॉट प्रेजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन राय हसन नवाज साहब, 195। ये आंसर भी टेकन एज रेड। सप्लीमेंट्री पूछें। जनाब वाला, मैं ये गुजारिश करूँगा कि इसमें जवाब के आखिर में इन्होंने कहा है कि जो गैर अंदराजशुदा मेडिसिन हैं उनकी दरामद और फरोख्त के लिए कंट्रोल करने के लिए फील्ड फोर्स और सूबाई ड्रग कंट्रोल इंतज़ामिया के ज़रिए बाकायदा मार्केट में निगरानी को नाफिज किया जा रहा है। तो मेरी ये गुजारिश है, ये गैर रजिस्टर्ड शुदा के साथ साथ जाली अद्वियात इतनी ज़्यादा पाकिस्तान में बनाई जाती हैं, सैकड़ों फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं। तमाम मेंबरान और स्पीकर साहब आपको भी पता है कि इतनी जाली फैक्ट्रियाँ बनी हुई हैं कि उनको रोकने के लिए क्या वजह है कि ये हमने ड्रग कोर्ट भी बनाई हैं, ड्रग कंट्रोल अथॉरिटीज़ भी बनाई हैं, स्टाफ भी मौजूद है, कानून भी मौजूद है। तो फिर क्या वजह है कि ये जाली अद्वियात पर हम कंट्रोल क्यों नहीं कर सक रहे, जो कि मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा इंसानियत के साथ मजाक है और बहुत बड़ा एक पाकिस्तान के लिए सवालिया निशान है कि हमारे यहाँ सैकड़ों फैक्ट्रियाँ बनी हुई हैं जाली अद्वियात बनाने की। शुक्रिया। डॉक्टर दर्शन साहब। शुक्रिया स्पीकर साहब। ये जो हमारे ऑनरेबल मेंबर साहब ने ये जो क्वेश्चन पूछा है, ये जो जाली अद्वियात की बात है, ये बिल्कुल ये बात इनकी ठीक है, लेकिन इस पे ड्रेप काम कर रहा है और काफ़ी जगहों पे हमने छापे भी मारे हैं और उनको पकड़ा भी है और सील भी किया है। वो केसेस जो है कोर्ट में भी चल रहे हैं और काफ़ियों को सजाएं भी हुई है। अगर यहाँ पे हमारे मेंबर साहब को कोई और चीज़ ऐसी कोई नॉलेज में है जो अब तक चल रही है तो हमसे शेयर करें और हम उस पर भी बाकायदा एक्शन लेंगे। शुक्रिया जी। शुक्रिया। मेरीन रज़ाक भुट्टो साहब। थैंक यू मिस्टर स्पीकर। सर, मेरा पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी साहब से ये सवाल है कि उन्होंने जवाब में कहा है कि द मैन्युफैक्चरर्स इंपोर्ट सेल ऑफ अनलिस्टेड न्यूट्रास्यूटिकल्स इज़ ऑफेंस अंडर ड्रैप एक्ट 2012। और सर उन्होंने यहाँ बताया है कि सर्विलेंस बाय द फेडरल गवर्नमेंट, ड्रैप, फील्ड फोर्स और प्रोविंशियल ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेटर्स जो हैं सर, ये इनका करते रहते हैं इंस्पेक्शंस। सर मुझे बताएंगे कि ड्रैप की जो फील्ड फोर्स है फेडरल लेवल पे, उनकी तादाद कितनी है, और सर ड्रग कोर्ट्स का स्टेटस भी मुझे साथ बता दें। शुक्रिया जी। डॉक्टर दर्शन साहब। शुक्रिया स्पीकर साहब। ये जो जैसे इन्होंने बताया कि ड्रग कोर्ट इस्लामाबाद में तो है, लेकिन ये सूबों में भी है और इसका एग्जैक्ट फिगर हम इसको बता देंगे। अभी मेरे पास यहाँ पे मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है, वो मैं इन्हें बता दूंगा, लेकिन वो काम कर रही है। और उसके अलावा भी कोई चीज़ हुई तो हम बैठ जाते हैं उनको बता देंगे। शुक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन मिस आलिया कामरान साहब। जी शुक्रिया डिप्टी स्पीकर साहब। सर क्वेश्चन नंबर है 196। आंसर भी टेकन एज रेड। सप्लीमेंट्री पूछें। जी मोहतरम, यहाँ पर मेरे सवाल के जवाब में एसओईज का नाम का जिक्र किया गया है और बताया गया है कि 4 कमेटियाँ काम कर रही हैं। सर इनके दिए गए अगर हम काम देखें कि वो क्या काम कर रहे हैं, तो सर एक कमेटी है पाकिस्तान रेलवे एडवाइजरी एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज। सर ये कमेटी कंसल्टेंसी के लिए है सर, लेकिन ये क्या कर रही है, ये रेल भी चला रहे हैं सर, ये ऑन द स्पॉट टिकटें भी सर ये बेच रहे हैं। तो जो रेलवे के लिए इतने मुलाजमीन भर्ती किए गए थे उनसे ये काम ले के आउटसोर्स करके इस कमेटी के हवाले कर दिया गया है। मोहतरम एक कमेटी है रेलवे स्टेट डेवलपमेंट व मार्केटिंग कंपनी। सर इसका काम जो रेलवे की ज़मीन को बेहतर इस्तेमाल करने की सर ये कमेटी ज़िम्मेदार है, लेकिन सर आधी से ज़्यादा जो रेलवे की ज़मीनें हैं उन पे सर कब्ज़ा है।
1 या 2 साल के अंदर अगर हमें बताया जा सके कि वो कितनी ऐसी ज़मीनें हैं जिसके ऊपर इस कमेटी ने काम किया हो और बेहतरी के लिए जो इस कमेटी जिस मकसद के लिए बनाई गई थी उसका मकसद पूरा हो सका हो। सर, इस सवाल के जवाब में आखिर में ये बताया गया कि ये कमेटियाँ इंतहाई अच्छे तरीके से अपने अमूर जो है सर अंजाम दे रही हैं। लेकिन सर, मैं यहाँ जिक्र करूँगी क्वेश्चन नंबर 192 का, जहाँ पर रेलवे ने जो उनको तरक्की की राह में जो मसाइल उन्हें दरपेश हैं वो गिनवाए हैं। तो सर, अगर ये कमेटियाँ बेइंतहा अच्छे तरीके से काम कर रही हैं तो रेलवे इन मसाइल को हल क्यों नहीं कर पा रही है? सर, ये मेरा सप्लीमेंट्री सवाल है। जनाब मोहम्मद उस्मान अवैसी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूँगा आलिया कामरान साहिबा का कि उन्होंने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। आज के दिन का सबसे ज़्यादा टेक्निकल सवाल भी इन्हीं का, मैं उनको इस चीज़ की खराज तहसीन पेश करता हूँ। उन्होंने रेलवे की जो सब्सिडरीज़ कंपनीज़ हैं उनके बारे में पूछा, तो पहले मैं वो लिस्ट कर देता हूँ, फिर उनके अपना सप्लीमेंट्री क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन की एक सब्सिडरी है, रेलवे एडवाइजरी कंसल्टेंसी की है, रेल कॉप है फॉर कंस्ट्रक्शन, रेडैमको है फॉर रियल इस्टेट मैनेजमेंट। सर, होता ये है कि दुनिया के अंदर एक प्रैक्टिस है कि हम जब भी आउटसोर्स करते हैं किसी चीज़ को, उसकी मैनेजमेंट, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर हमें हमेशा ये रिसर्च भी बताती है कि हमें प्रॉफिटेबिलिटी नज़र आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल सर, फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन जो कंपनी है उसकी वजह से पाकिस्तान रेलवे को पिछले साल बहुत ज़्यादा आमदन हुई, जिसकी वजह से पाकिस्तान रेलवे, अगर आप पेंशन के जो हमारे ऊपर बोझ है उसको हटा दें तो पाकिस्तान रेलवे पिछले साल प्रॉफिट में थी। यहाँ मेरे फेलो मेंबरान और मुल्क पाकिस्तान की आवाम को इस चीज़ का इल्म नहीं है, इंफॉर्मेशन ज़रूर लैकिंग है। तो मैं इस फोरम को इस्तेमाल करके ये इंफॉर्मेशन भी बल्कि प्रोवाइड करना चाहूँगा कि पाकिस्तान रेलवे, गिवन कि आप पेंशन के बर्डन को हटा दें जो कि वैसे भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पाकिस्तान रेलवे इज़ एन इनकम जनरेटिंग SOE, वन ऑफ द फ्यू इनकम जनरेटिंग SOEs। तो इसको उसी तरह से ट्रीट किया जाए, ना कि बाकी SOEs जो कि स्टील मिल और PIA के साथ कंपैरिजन किया जाए, क्योंकि ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सर, दूसरा, मैडम ने ये सवाल पूछा कि इसके अंदर ये उन्होंने सप्लीमेंट्री क्वेश्चन के अंदर नहीं पूछा, लेकिन उनके रिटन क्वेश्चन के अंदर ये था कि व्हाई इज़ इट दैट देयर आर employees, how many employees are there from Pakistan Railway in these subsidiaries, and isn't this a conflict of interest? सर, इसका मैं ज़रूर जवाब देना चाहूँगा। वो ये है कि there are 10 employees in total out of approximately 5,000-6,000 employees. Only 10 are appointed as from Pakistan Railway. तो उसका मकसद ये होता है कि इनका जो मेन गोल है, जो मिशन है पाकिस्तान रेलवे का, उसको मिस ये ना करें। बेशक they will still try and focus on being profitable, but they will also try and keep the mission of Pakistan Railways and keep the mission of Pakistan government in sight of these subsidiaries, sir. Thank you. जी शुक्रिया। डॉक्टर सोबिया साहिबा। बहुत शुक्रिया डिप्टी स्पीकर साहब। सर, मेरा क्वेश्चन है कि अभी पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी साहब ने ये कहा कि रेलवे जो है वो प्रॉफिट में गई है, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि सखर से लेकर रहीम यार खान तक इतने एक्सीडेंट होते हैं सिर्फ रेलवे ट्रैक की वजह से, तो अगर वो रेलवे प्रॉफिट में गई थी तो वो ट्रैक सही करने के लिए क्या इकदाम किए गए हैं, और जो बैरियर्स लगाए जाते हैं उनकी वजह से भी बहुत सारे एक्सीडेंट हैं, तो बहुत सारे बैरियर्स जो हैं वो नहीं लगे हुए होते हैं, तो उसके लिए रेलवे क्या इकदाम कर रही है? जी ये क्लब कर लेते हैं। सादिक मेमन साहब, आप भी एक सप्लीमेंट्री पूछ लें, एक साथ ही जवाब दें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये एक 2-3 दिन पहले बड़ी एक डैमिंग रिपोर्ट डॉन में आई थी, जिसमें रेलवे ने कोई 230 पैसेंजर और 820 फ्रेट कोचेस को उन्होंने 2017 में ऑर्डर किया था 31 अरब की। वो इस वक्त 31 से 71 अरब तक पहुंच चुकी है, 170% इंक्रीज़ है। रेलवे इसका ये सिर्फ रीज़न बताता है कि एक्सचेंज रेट का इशू है, लेकिन प्लानिंग कमीशन ने बहुत ही इसके बारे में
जो है मेरे ख्याल में रिमार्क्स बड़े ख़राब दिए गए हैं, जिसमें ये कहा गया है कि रेलवे की जो ये जितनी इंक्रीज़ हुई है उसमें रेलवे की जो प्लानिंग है 3 साल की, उनको सिर्फ लगे हैं प्रोक्योरमेंट प्रोसेस करने के लिए, फिर उसके बाद फाइनलाइजेशन सिर्फ उसको ऑर्डर प्लेस करने के लिए 1 साल लगा है। और उन्होंने रेलवे की कारकर्दगी पे जो सवालात उठाए हैं वो उनके हवाले से उन्होंने ये कहा है कि सिर्फ 20% टोटल पैसेंजर लोड कराची से लेते हैं और सिर्फ 4% फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन होती है, और उसके बावजूद इतना जो भी नुकसान होता है। और उन्होंने ये जो पैसेंजर ट्रेन या फ्रेट जो ली थी वो साहिवाल कोल पावर प्रोजेक्ट्स के हवाले से ली थी कि उसको वहाँ पे कोयला पहुँचाया जाएगा, और अभी तक हमारे पास ये कोचेज आई नहीं है और प्रोजेक्ट वो काफ़ी अर्से से चल रहा है। जी शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। जी अवैसी साहब, दोनों सवालों ऑनरेबल मेंबर्स के जवाब दीजिए। ट्राई एंड आंसर बोथ क्वेश्चंस। पहले बहन का सवाल का जवाब दे देता हूँ। उन्होंने कहा कि मेरे पिछले जवाब के साथ उन्होंने रिलेट किया कि पाकिस्तान रेलवेज़ प्रॉफिटेबल है तो वो अपने रेलवे ट्रैक्स के ऊपर काम क्यों नहीं कर रही। करंटली सर मैंने उसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये भी बताया था साथ कि अगर पेंशन्स को पाकिस्तान हुकूमत अपने ऊपर ले ले दैन पाकिस्तान रेलवे इज़ फॉर श्योर इनकम जनरेटिंग। पेंशन्स का लेकिन हमारे ऊपर बोझ इतना है कि हम जितना भी आउट परफॉर्म कर लें वो पेंशन के बोझ को हम नहीं ख़त्म कर सकते। तो मेरी रिक्वेस्ट वैसे जो है कैबिनेट से भी होगी कि पेंशन का जो मामला है और सैलरीज़ का मामला है, जिस तरह बाकी सारे फेडरल इदारे हैं उसी तरह रेलवे के सैलरीज़ और पेंशन को भी अपने एम्बिट में लिया जाए, ताकि फाजिल मेंबरान के जिस तरह के सवाल हैं कि इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करने के लिए पैसे नहीं इस्तेमाल हो रहे, ताकि पाकिस्तान रेलवे कर सके। नंबर 1। नंबर 2 सर, ML1 का प्रोजेक्ट मुझे यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं, हर फाजिल मेंबर को उसके बारे में पता है। फर्स्ट फेज़ के अंदर उसके अंदर कराची टू हैदराबाद के ऊपर काम होगा, हैदराबाद से फिर मुल्तान के अंदर काम होगा। तो उसके अंदर बहन ने जो सवाल पूछा है कि रेलवे ट्रैक के मसाइल हैं उस बेल्ट के अंदर सखर तक, तो उसको रिज़ॉल्व करने के लिए ML1 प्रोजेक्ट ऑलरेडी आ रहा है। तो इट वुड बी काउंटर प्रोडक्टिव टू रिज़ॉल्व द इशू राइट नाउ, जबकि हमारे पास एक CPEC के अंदर प्रोजेक्ट मौजूद है जो कि अपकमिंग ईयर्स के अंदर आ रहा है सर। थैंक यू। मलिक अबरार साहब, फाजिल मेंबर साहब का मैं ऑन सप्लीमेंट्री, और फाजिल मेंबर साहब का मैं ये जवाब देना चाहता हूँ कि मैं इनसे आके डिटेल ले लेता हूँ, इनके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, इनका जो इशू है ग्रीवेंस है वो दूर कराता हूँ सर। शुक्रिया। मलिक शुक्रिया जनाब डिप्टी स्पीकर साहब। मैं पार्लिमानी जो सेक्रेटरी हैं रेलवे के, मैं अपने भाई से ये पूछना चाहता हूँ कि हमने पहले भी मैंने कोई 3-4 दफ़ा लेटर भी लिखे हैं, सेक्रेटरी साहब को भी भेजे हैं, चेयरमैन रेलवे को भी भेजे हैं। मेरी जो 5 उसमें तकरीबन एक स्पोर्ट्स की बहुत बड़ी जगह यानी एक ग्राउंड की जगह बनी हुई है, जिसमें ये रेलवे के पास फंड नहीं है उसे स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बना सकें। तो मैंने इन्हें ये कहा है कि NOC जारी कर दिया जाए ताकि या मरकज़ या गवर्नमेंट पंजाब उसे वहाँ स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बनाए। लेकिन तकरीबन 4-5 माह गुजर गए हैं, कोई उसका जवाब नहीं मिल रहा। तो मैं ये आपसे गुजारिश करूँगा कि पार्लिमानी सेक्रेटरी साहब जो हैं इनकी मौजूदगी में या एक कमेटी बना दी जाए, मैंने विज़िट कराता हूँ उस जगह का। उसके बाद ये बच्चों के खेलने की जगह है वो वैसे ही बर्बाद हो रही है, बहुत सारी ज़मीनें ये दे रहे हैं लीज़ पर, बेशक दें, लेकिन जो स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स की ज़मीन है, स्पोर्ट्स की ज़मीन है, उसे स्पोर्ट्स के नाम पर ही दिया जाए। आगे आपका तो सवाल आ गया। ओके शुक्रिया। अवैसी साहब। सर मैं फेलो मेंबर का शुक्रिया अदा करूँगा, उन्होंने बहुत अच्छा रिकमेंडेशन दी। मैं इसके हक़ में हूँ कि अगर पाकिस्तान रेलवे की लैंड को जो हमारी यंगर जनरेशन है उसके लिए इस्तेमाल किया जाए और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जाए, तो मुझे इस मामले से कोई जो है मसला नहीं है। मैं इनके साथ मिलके इनके NOC के ऊपर जितना वर्क हुआ है वो भी देख लेता हूँ सर, और मैं इनको इस बात की जो है पुरुम्मीदी का ज़रूर इज़हार करूँगा कि अगर ये मामला ऑलरेडी सेक्रेटरी साहब तक पहुँच चुका है तो मैं इनका गवाह बन के, इनका सपोर्टर बन के इनके साथ जाने के लिए तैयार हूँ सर। थैंक यू। शुक्रिया। क्वेश्चन आवर इज ओवर। लीव एप्लीकेशंस। मियाँ मोहम्मद अजहर, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, हाजी इम्तियाज़ अहमद चौधरी, मिस महताब अकबर राश्ती, मलिक असद सिकंदर, मोहम्मद जमाल एहसन खान, मिस्टर शफकत अब्बास, मिस्टर अब्दुल लतीफ़,
मिस्टर मोहम्मद आतिफ, सैयद अब्दुल कादिर गिलानी, मोहम्मद ऑन सकलैन, अब्दुल अलीम ख़ान, मोहम्मद अहमद चट्ठा, सैयद हफीज़ुद्दीन, सैयद अमीनुल हक, अली असगर ख़ान, हफीज़ुर रहमान ख़ान दृशक, मिस आयशा नज़ीर, मिस्टर मोहम्मद मुइन वट्टू, मिस्टर रफ़ीक अहमद जमाली, सैयद अबरार अली शाह, मिस्टर अब्दुल हकीम बलोच, मोहम्मद मलिक मोहम्मद इकबाल, मिस्टर महेश कुमार मलानी, मोहम्मद हनीफ अब्बासी, मिस्टर एहसानुल हक बाजवा. Leave may be granted as requested by each MNA. Is leave granted? Granted. जी अली मोहम्मद साहब. थियोन. जी अली मोहम्मद खान साहब का माइक खोलें. बहुत शुक्रिया जनाब डिप्टी स्पीकर साहब. मैं मुख्तसर बात करूंगा, ज़्यादा लंबी बात नहीं करना चाहता. तमाम ऐवान की तवज्जो मुझे दरकार है. हमारा ताल्लुक़ जिस भी जमात से हो, बहरहाल हम लोगों के वोट लेके आते हैं और इस ऐवान में हमारी अपनी जमातों के साथ साथ हमारी ज़िम्मेदारी इस ऐवान के लिए भी बनती है कि हम इस ऐवान और ये ऐवान 25 करोड़ अवाम की उम्मीदों का तर्जमान है. इसलिए हमारी कमिटमेंट पाकिस्तान और इस ऐवान के साथ अपनी जमातों से ज़्यादा होनी चाहिए. जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, यहाँ तोजीह पेश की गई कि जब 26वीं आईनी तरमीम हुकूमत ला रही थी कि इससे हम पार्लियामेंट को तवाना करना चाहते हैं, और फिर मिसालें पेश की गई जनाब डिप्टी स्पीकर साहब आपकी जमात के लीडर भुट्टो साहब की, जो हम सब के लिए काबिल एहतराम है, और बेनज़ीर साहिबा की कि वो शहीद हुई और उनकी हुकूमत ख़त्म हुई 18 महीने में एक बार, 3 साल में एक बार, फिर मियाँ साहब की 2 बार. ये सारी बातें हमें यहाँ सुनाई गई कि वज़राए आज़म शहीद हुए, वज़राए आज़म अपनी टर्म पूरी नहीं कर सके. ये बात हकीकत है, मैं इससे इनकार नहीं करता. डिप्टी स्पीकर साहब, ये देख के दुख होता है, ये देख के दुख होता है कि कभी किसी ने नहीं सुना होगा कि किसी बहुत बड़े जज या किसी बहुत बड़े मशहूर जर्नल या बहुत मशहूर किसी और ताकतवर शख्स ने कोई 6 महीने जेल भी, कोई सिविलियन जेल में काटी हो, चे जाए के फांसियां और चे जाए के उम्र कैद और ये सारी. लेकिन मेरा सवाल इस पार्लियामेंट से ये है कि जब तक आप पिक एंड चूज करते रहेंगे, मेरा लीडर और तेरा लीडर, जब तक आप ये तफरीक रखेंगे, ये पार्लियामेंट बेतौकीर होती रहेगी. यहां से लोग उठाए जाते रहेंगे, यहां जबरदस्ती आईनी तरामीम आती रहेंगी. मैं यहां पूछना चाहता हूं मेरे बहुत ही काबिल एहतराम हुकूमती बेंचों पे बैठे और खड़े हमारे मौजूद मेंबरान से कि मेरे भाइयों, मेरे बहनों, जब यहां मेंबरान को उठाया गया और उनकी खवातीन को उठाया गया तो वो आपकी कुछ नहीं लगती थी? ये तो हम सब कहते हैं कि माए बहनें सांझी हैं. तो मेरे भाइयों और दोस्तों, जब एक साबिक वजीर आजम इमरान खान को आप पार्लियामेंट की सॉवरेंटी की बात करते हैं, आप कहते हैं कि पार्लियामेंट का सॉवरन होना चाहिए, वज़ीर आज़म से ज़्यादती बंद होनी चाहिए, तो क्या इमरान खान साबिक वज़ीर आज़म को जब गोलियां मार के जेल में डाला गया है, 460 दिन हो गए हैं, 5 दिन उनके कमरे की बिजली बंद की गई, ना अखबार पढ़ सकते थे, ना किताब पढ़ सकते थे, ना कुरान पढ़ सकते थे, और जिस जगह सजदा लगाते थे जय नमाज में सजदे की जगह तक नजर नहीं आती थी. आप मुझे बताएं, जब आपके दौर में एक साबिक वजीर आजम इमरान खान के साथ ये हो रहा है, आप उनकी सियासत से बिल्कुल डिसएग्री करें, आप इख्तिलाफ रख. शुक्रिया जी. माइक खोले अली सर, 1 मिनट दे दें. मैं लंबी बात में कह रहा था, मैं नहीं जुम्मा है तो. और जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैं इस ऐवान के सामने ये मुकदमा रखना चाहता हूं. मैं इमरान खान चेयरमैन तहरीक इंसाफ की बात नहीं कर रहा, मैं इमरान खान साबिक वजीर आजम की बात कर रहा हूं कि साबिक वजीर आजम के साथ जो किया जा रहा है, मैं उनका एक अदना एक कारकुन हूं, इस जमात का एक MNA हूं, 4 दफा गया हूं, बावजूद इसके कि चीफ जस्टिस साहब का ऑर्डर मेरे पास है, खुद वकील हूं, मुझे नहीं मिलने दिया गया. ये साबिक स्पीकर जनाब असद कैसर साहब, अपोजिशन लीडर जनाब उमर अयूब साहब, पार्लियामेंट्री लीडर जनाब जरताज गुल साहिबा, आपका आ गया. शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, बस शुक्रिया. इंजीनियर हमीद हुसैन साहब, अब बस आ गया, आपको मौका मिला आपको.
जी एक मिनट, अली अहमद साहब का माइक खोलें, ये माइक खोलें अली अहमद साहब का, अली मोहम्मद साहब का माइक खोलें। मेरे इस गुफ्तगू का मकसद जनाब डिप्टी स्पीकर साहब किसी से रहम की अपील करना नहीं है, वो खड़ा है आदमी फेस कर रहा है, लेकिन इस मुल्क की फिक्र है। जिस तरह कल रात PIA का जनाजा निकाला जा रहा था, आप सब इकट्ठे हो, इमरान खान को बाहर लाएं, कौम के लीडर को बाहर लाएं और पार्लियामेंट में बैठ के मशवरा करें, वो हम शूरा बैनहुम, तब ये मुल्क आगे जाएगा। इमरान खान को दीवार में चुनवा के आप कुछ नहीं कर सकते। शुक्रिया, शुक्रिया। इंजीनियर हमीद हुसैन साहब, पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे प्लीज शॉर्ट होइएगा और सारे मेंबरान ने बोलना। बीइंग अ पाकिस्तानी मुझे थोड़ा सा बोलने दे कि क्योंकि हम भी पाकिस्तान के एक हिस्से में रह रहे हैं। सर इधर ये पूरे हाउस का तवज्जो मैं दिलाता हूँ, 12 अक्टूबर से मेरे इलाके कुरम का वाहिद एक जो रोड है वो बंद है। 20-22 दिन हो गए हैं, पूरे इलाके में दवाइयाँ ख़त्म हो गई हैं, बच्चे बूढ़े मरीज मर रहे हैं, पेट्रोलियम मसनूआत ख़त्म हो गई हैं, स्कूल बंद हो गए हैं, हालात यहाँ तक आ गए हैं कि लोग फाकुम पे आ गए हैं। सर यही एक हाउस है, हमें तो यही उम्मीद है कि इस आईन में इंसानी हुकूक का भी शिक है, लेकिन लग ऐसे रहा है कि वो शिक निकाला गया है। क्यों ना इस तरफ कोई तवज्जो दे रहा? लोग मर रहे हैं, लोग 20-22 दिन से बिल्कुल कैद मसूर हो गए हैं, किसी को एहसास ही नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन टस से मस नहीं हो रही। सर मैं थोड़ी सी 1 मिनट मुझे बोलने दें, टेंशन लेना उधर के हालात जो हैं सर, ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे आप रहा है, लेकिन तकलीफ नहीं कर सकते। आपका पूरी पाकिस्तान से कटा हुआ है, उसका किसी को एहसास ही नहीं है। सर मैं ये तवज्जो दिला रहा हूँ, सर प्लीज इस पे कोई रोलिंग दे कि ये रोड पावर खुलवा दें और ये इसमें रिकॉर्ड पे आ गया। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। ये 1 मिनट ये एजेंडा ले लें, फिर आगा साहब आपको देते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्य अलस सलाह, हय्य अलस सलाह, हय्य अलल फलाह, हय्य अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। कॉलिंग अटेंशन सबीन गौरी साहिबा। Attention of the Minister in charge of the Cabinet Secretariat to a matter of urgent public importance regarding non-inclusion of newly introduced degree courses like business data analysis and others in the fee reimbursement scheme for children of federal government employees under the Benevolent Fund, causing grave concern among the public. Sir, 2 important points हैं। नहीं, आप एक तो अब उनको मिनिस्टर साहब को जवाब देने दें। यू गेट चांस टू आस्क 1 क्वेश्चन। जी अली परवेज साहब। इन्होंने करा ये अली परवेज साहब जवाब दे रहे हैं। आप सर नहीं, आप दे दें सर, कोई इसमें चले ठीक ठीक अच्छा ठीक।
सर ऑनरेबल मेंबर साहिबा ने जिस इशू की निशानदेही की है, मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करूंगा कि बेनेवलेंट फ़ंड जो है इसके अपने ट्रस्टीज़ हैं, ये अपने कवानीन के मुताबिक चलता है, पर जब से इस कोर्स के इंक्लूजन की दरख्वास्त आई है वो ट्रस्ट की तरफ से हायर एजुकेशन कमीशन को चली गई हुई है कि जी इसको इंक्लूड कर लें, तो अब ये मामला उनके पास पेंडिंग है और उसको हम जल्द से जल्द परसू करवा के इंक्लूजन की कोशिश करते हैं। शुक्रिया जी। गौरी साहबा एक सवाल पूछिए प्लीज़। अच्छा सर, इसमें सिर्फ 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जल्दी से मैं बताना चाहती हूँ। एक तो ये कि आपको पता है कि हमारी जो ज़िंदगियाँ हैं वो आजकल ट्रांसफॉर्म हो रही हैं टेक्नोलॉजी की तरफ। हमारी बुनियादी ज़रूरत है कि डाटा एनालिसिस, डाटा साइंसेज, साइबर सिक्योरिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो इसकी डिग्रीज़ हैं वो पूरी दुनिया में हमारे बच्चे जल्द अज जल्द जो है ना वो इसकी तरफ माइल हों और इसे हासिल करें। और सेकेंडली जो हमारे जो जितने भी सर्विसमैन्स हैं और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, ऑलरेडी हमने उन पे इतने टैक्सेस लगाए हुए हैं, तो आपको पता है कि जो ये हायर एजुकेशन की डिग्रीज़ हैं ये कितनी एक्सपेंसिव हैं टू स्टडी। तो अगर हम इसमें अपने इन बच्चों को फैसिलिटेट नहीं करेंगे तो एक बहुत बड़ा हिस्सा इससे महरूम हो जाएगा। तो जल्द से जल्द मुझे ये क्वेश्चन में ये बता दिया जाए कि ये कब तक पॉसिबल हो सकेगा, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने एक सवाल अली परवेज साहब का माइक खोल। दूसरा कॉलिंग अटेंशन भी लेना है प्लीज। सर जो तकरीर तो नहीं हो सकती ना कॉलिंग। थैंक यू। जो ऑनरेबल मेंबर साहिबा जो इफादियत इस कोर्स के बारे में बता रही है, मैंने तो उसको तस्लीम करते हुए आपसे कहा कि उसकी इंक्लूजन के लिए वो हायर एजुकेशन कमीशन ने और जो बल्कि एक कमेटी एक नेशनल बिजनेस एजुकेशन एक्रेडिटेशन काउंसिल है उसको दरख्वास्त कर दी गई है। मैं उनसे परसू करके जल्द अज जल्द इसको इंक्लूजन की कोशिश करूंगा और ये बेसिकली ट्रस्टीज़ का काम है और उन्होंने इसके ऊपर लिख दिया गया बेनेवलेंट फंड। शुक्रिया शुक्रिया। मिस राना अंसार साहब नॉट प्रेजेंट। मिस्टर मोहम्मद मुइन अमीर पीरजादा साहब टू आस्क वन क्वेश्चन। सर ये मिस्टर साहब से मैंने ये पूछना है कि बेनेवलेंट फंड तो एम्प्लॉइज़ का एक हक होता है, वो उनकी सैलरी से ही डिडक्ट होते हैं सारे पैसे। गवर्नमेंट ये जो उनको देती है पैसे इन कोर्सेज़ का या इसके अलावा, तो इसके टाइमिंग्स क्या होती हैं, कितने अरसे में उन्होंने इसको रीइंबर्समेंट करनी होती है और ये लेट क्यों होता है? काफ़ी लोग इस सिलसिले में परेशान होते हैं। शुक्रिया। मिनिस्टर साहब। सर ये जो ऑनरेबल मेंबर साहब ने जिस मामले की तरफ और डिलेड पेमेंट्स की तरफ निशानदेही की है, मैं गुजारिश ये करूँगा सर कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये जो मुलाजमीन होते हैं उनकी तनख्वाह से पैसे कट के ये फ़ंड के अंदर इकट्ठे होते हैं और उसके बाद वो जो उनका अपना एक ट्रस्टीज़ का बोर्ड है उसके अंदर इन्होंने फ़र्क स्कीमें उसके अंदर तय की गई हैं, जिनमें से 2-3 स्कीमें हैं जो आपके तालीमी वज़ाइफ जो हैं उनकी तरफ जाती है। और एक स्कीम ये है जिसकी रीइंबर्समेंट की इन्होंने बात की है, जिसमें 1 लाख रुपए तकरीबन सालाना आप जो सरकारी यूनिवर्सिटियों के अंदर जो तलबा होते हैं उनके जो मुलाजमीन होते हैं उनके बच्चों की कॉस्ट को आप रीइंबर्स करते हैं। तो एक ये मामला है। और दूसरा जो है वो है कि अगर आप प्राइवेट किसी यूनिवर्सिटी में करते हैं तो उसके लिए आपके लिए एक स्टाइपेंड दिया जाता है जिसकी मद जो है वो तकरीबन जिसकी हद तकरीबन 40,000 रुपये सालाना है। उसके अंदर डिले पेमेंट के अंदर आना नहीं चाहिए क्योंकि ये फंडेड स्कीम्स होती हैं। अगर कोई इनके पास किसी ने कोई कंप्लेन की है या कोई मामला है तो ये मेरी तरफ उसको रुजू कर दे, मैं इंशाल्लाह उसका जल्द से जल्द मामले को हल करवा देता हूं। पर मैं गुजारिश जो करना चाह रहा हूं वो ये है कि आगे ये एक्चुरियल एनालिसिस, ये पैसे तो कट जाते हैं बट इसके बाद एक्चुरियल एनालिसिस करके क्या ये फंड आगे जिस किस्म की उसके ऊपर अखराजात होने जा रहे हैं उसका बोझ उठा सकता है कि नहीं उठा सकता, उसके मुताबिक स्कीमों को दोबारा एक दफ़ा से नज़रसानी करने की जा रही है और मैं जो इनके खदशात है उसके अंदर भी कमेटी तक पहुंचा दूंगा। बहुत शुक्रिया। मिस्टर फरहान चिश्ती साहब तो आस्क वन क्वेश्चन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर मेरा क्वेश्चन है मिनिस्टर साहब से कि IA कोर्स का कब तक ये इसको इसमें लेके आ रहे हैं स्कीम में ये ज़रा पूछना है। और सर मुझे ये पूछना है ये प्राइमरी और सेकेंडरी में भी ये इसको रिम्बर्स का पॉलिसी डाल रहे हैं, डालेंगे, कब तक डालेंगे? ठीक है शुक्रिया जी। मिनिस्टर फाइनेंस। सर ये IA का कौन सा कोर्स, ये जो बिजनेस डेटा एनालिसिस की जो बात, अच्छा सर वो मैंने जिस तरह से गुजारिश की है कि 9 तारीख को ये मामला ऑनरेबल मेंबर साहिबा ने टेकअप किया, शायद इसके बारे में इसके सिलसिले में एक सवाल भी इन्होंने किया था। उसी दिन
जो आपका ये फेडरल एम्प्लॉइज़ बेनेवलेंट एंड ग्रुप इंश्योरेंस फंड्स की तरफ से ख़त चला गया था, जो नेशनल बिजनेस एजुकेशन एक्रेडिटेशन काउंसिल के पास पेंडिंग है। मैं उनसे रुजू करके परसू करके रिमाइंडर भिजवा के जल्द अज जल्द इसको वापस ले आऊँगा। पर इसको इस पस मंज़र में भी देखें कि शायद ये सारी स्कीमें एक्चुरियल एनालिसिस के बाद तब्दील होने जा रही हैं, और जिस तरह से ये जो तालीमी वज़ाइफ हैं इसके अंदर तकरीबन 40,000 लोगों को पिछली दफ़ा अकोमोडेट किया गया था, इसका हुजूम शायद वैसे सुकड़ने की तरफ जा रहा है। और आप मेरिट के बेसिस के ऊपर 1000 लोग पब्लिक यूनिवर्सिटी के जो तालिब इल्म होंगे उनको ये वजीफ़े मिलेंगे, और आपको 1000 लोग जो स्टाइपेंड और प्राइवेट यूनिवर्सिटियों में जा रहे हैं उनको मिलेंगे। तो ये सारी स्कीमें जो है रिवाइज होने जा रही हैं। तो इसका हुजूम और इसकी जो सस्टेनेबिलिटी है उसको नज़र में देखते हुए हमें इसका फैलाव और इसका जो हुजूम है उसको मैनेज करना पड़ेगा, और ये सोली ट्रस्टीज़ की जिम्मेदारी है बेस्ड ऑन एक्चुरियल एनालिसिस, और वो उसके मुताबिक आगे लेके चल रहे हैं। सर शुक्रिया। मिनिस्टर लॉ साहब, ये सेकंड जो कॉलिंग अटेंशन नोटिस है उसको आप जवाब देंगे? ओके। आइटम नंबर 4, सेनेटर सैयद मौसम रजा नकवी साहब। अच्छा जी, मिनिस्टर लॉ का माइक खोलें। On behalf of Minister for Interior, beg to introduce bill further to amend the Anti-Terrorism Act 1997, Anti-Terrorism Amendment Bill 2024. Sir, this may please be referred to the committee concerned. जी, a bill further to amend the Anti-Terrorism Act 1997, the Anti-Terrorism Amendment Bill 2024 stands introduced and referred to the standing committee. जी, item number 6, Mr. Umar Ayub Saab, not present. Ms. Zartaj Gul Saiba, not present. ख्वाजा शिराज महमूद साहब, आप पढ़ें। शुक्रिया जनाब स्पीकर, मेरी एक तो गुजारिश ये होगी इस ऐवान से भी कि नहीं आप अगर मुमकिन हो, नहीं मैं जो है वो बाद में पूछ लीजिएगा ना, कि एक तो ये है कि हमारा जो कॉलिंग अटेंशन है ये पहले भी लगा, जब ये पहली दफ़ा लगा तब भी यहाँ पे रिस्पॉन्ड करने के लिए कोई नहीं था। लॉ मिनिस्टर साहब मौजूद हैं, मैं पढ़ता हूं, जुम्मे का दिन है, आप इस पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं। लॉ मिनिस्टर साहब को अगर हम वजीर बना दें दाखिला का भी तो बहुत मुनासिब होगा, क्योंकि पिछले 6-8 महीने शिराज साहब आप सवाल नहीं पूछना चाह रहे, मैं नेक्स्ट मेंबर तक चला जाऊंगा प्लीज। बहुत शुक्रिया। ये नेक्स्ट है नहीं जी, आखिरी अल्लाह के फजल से, उसके बाद काम खत्म हो जाएगा, ये ड्रॉप हो जाएगा, फिर आपकी मर्जी है। Invite the attention of the Minister for Interior to a matter of urgent public importance regarding placing the names of several members of the National Assembly on the exit control list, ECL, provisional national identification list, PNIL, and passport control list, PCL, causing grave concern amongst the public. जी, Minister Law. जनाब स्पीकर, आज मिनिस्टर इंटीरियर मुल्क से बाहर हैं, वरना वही इसका जवाब देते और ज़्यादा मुनासिब जवाब देते। मेरी शायद ये टाइम भी नहीं है, और मेरे जवाब में शायद कुछ चीज़ें, कुछ थोड़ी सी तिश्नगी रह जाए तो उसकी मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ जी। सर, पूछा ये गया है कि ऑनरेबल जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनके नाम एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट में और जो प्रोविजनल लिस्ट है जिसे PNIL कहते हैं जी, उसमें हैं और क्यों हैं। महकमे से जो नंबर्स हैं वो मैंने मांगे। एक वो बड़ी एक्सरसाइज होती है सर, इसलिए कि आज उन्होंने स्पीकर सेक्रेटेरिएट से CNIC नंबर्स लिए हैं, क्योंकि सर वो एक कंप्यूटराइज सारा डेटा सिस्टम है, उसमें मैं एग्जिट कंट्रोल लिस्ट की जो इंक्लूजन्स हैं उसका तरीका ये होता है कि जब नाम प्लेस हो जाए तो उसको निकालने के लिए एक रिव्यू प्रोवाइड किया गया है अंडर द 1981 का जो लॉ है उसके अंडर, और फिर रूल्स बने हुए हैं, और रिव्यू इज़ टू बी डिसाइडेड बाय द फेडरल गवर्नमेंट। तो उसकी एक हमेशा कैबिनेट सब कमेटी होती है, जिसे पिछले दौर में भी इस दौर में ये जिम्मेदारी मुझे तफवीज़ की गई, और मेरी हमेशा ये अक्रॉस द आयल की इस तरफ या इस तरफ, ये बात मैं पूरे दावे से कह सकता हूँ कि ना सिर्फ पार्लियामेंटेरियंस बल्कि जो रिव्यूज़ भी आते हैं हम पूरी तवज्जो के साथ और पूरी एप्लीकेशन ऑफ माइंड के साथ कोशिश करते हैं कि उनको डिसाइड करें। एंड आई कैन स्टेट विद क्लैरिटी ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस कि रिव्यूज़ में
सुनते हुए जो हमारा डिलीशन या एक्सक्लूड करने का जो स्कोर है या जो परसेंटेज है, इट शुड नॉट बी लेस दैन 65 to 70%, बिकॉज आई ऑनेस्टली बिलीव कि जो राइट टू ट्रैवल है ये आर्टिकल 15 के तहत आपका बुनियादी हक है। हाउएवर आर्टिकल 15 इटसेल्फ स्टेट्स सब्जेक्ट टू लॉ, और ये जो लॉ है एग्जिट कंट्रोल लिस्ट का 1981 का, इसने जुडिशल स्क्रूटनी के बहुत सारे टेस्ट पास किए हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट्स की बहुत सारी जजमेंट्स हैं, हम लोग खुद पेश होते रहे हैं, ये व्हील घूमता रहता है। पिछले अदवार में बेतहाशा लोग जो अपोजिशन में थे उस वक्त, जो आज ट्रेनी बेंचेस पे हैं ख्वाजा साहब, वो भी इस कर्ब से गुजरे हैं। और मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि वो जो पंजाबी का मुहावरा है कि जिमें पढ़े या ओवें पढ़ावांगे, ये नहीं होना चाहिए, बल्कि चीज़ों को स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद लॉ एंड रूल्स होना चाहिए। सर मैं सिर्फ ये इस्तदा करूँगा कि जहाँ तक तो डिटेल्स का ताल्लुक़ है कि किन के हैं और किन के नहीं हैं, वो अगर सिर्फ उसका एक छोटा सा तरीक़ेकार है कि आप अपना जो नेशनल ID कार्ड नंबर है वो अगर सेक्रेटरी असम्बली को पहुँचा दें, आई विल मेक श्योर कि जितनी लिस्ट है आपकी वो सारी स्क्रूटनाइज करके दे दें। आई हैव बीन असाइंड दिस क्वेश्चन दिस मॉर्निंग, आई विश कि मुझे 2 दिन पहले बताया गया होता, मैं सारी एक्सरसाइज करके आता। सही। दूसरा, एग्जिट कंट्रोल का तो एक तरीकाकार है, उसकी प्लेसमेंट भी कमेटी ही करती है, कैबिनेट सब कमेटी, और उसमें से जो रिमूवल है वो भी कैबिनेट सब कमेटी करती है। आई डोंट वांट टू टेक एनी क्रेडिट, बट फॉर क्लैरिटी आई वुड से कि जब मैंने बतौर कमेटी के कन्वीनर के इस्तीफ़ा एज्यूम किया है, तो मैंने जो पिछली कैबिनेट के मेंबरान थे उन तकरीबन सारों के नाम जो थे वो एग्जिट कंट्रोल में थे, बिकॉज ऑफ दी नैब रेफरेंसेस विच वर फाइल्ड अगेंस्ट द देन प्राइम मिनिस्टर, और उसमें उन्होंने इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी स्टेज पे सारी कैबिनेट से बयानात इकट्ठे किए थे कि वो जो 190 मिलियन पाउंड वाला केस है वो कैबिनेट ने किस तरह से उस पैसे को डाइवर्ट कर दिया गवर्नमेंट अकाउंट की बजाय जुर्माना अकाउंट में। क्योंकि रेफरेंस सिर्फ फाइल हुआ था उसमें प्राइम मिनिस्टर और चंद और लोगों के, मैंने खुद उस कमेटी में बैठ के, पहली या दूसरी मीटिंग थी, आई टुक अप द मैटर, और वो सारे नाम हमने रिमूव कर दिए थे। वो जितने, उनमें से बहुत सारे मोअज़्ज़ज़ मेंबरान दोबारा इलेक्ट हो के सेवान में आ चुके हैं, और उसमें कोई एक्स्ट्रा फेवर या ग्रेस नहीं थी। सिंपल सा हिसाब है कि आफ्टर इंक्वायरी जिन लोगों ने, जो लोग रेफरेंस का हिस्सा नहीं बने, उनके नाम नहीं होने चाहिए। उसके अलावा कुछ नाम हैं जो कि फौजदारी मुकदमात में जो लोग प्रोक्लेम्ड अफेंडर्स हो गए थे और उन्होंने ज़मानतें नहीं थी करवाई, तो उनके नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में एज अ मैटर ऑफ कॉशन एंड प्रैक्टिस डाल दिए गए, और ये हमेशा होते हैं, ये सिर्फ आपके लिए नहीं है। एवरेज 4 से 5 हज़ार बंदे एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में होते हैं, और उनमें ज़्यादातर जो हैं वो प्रोक्लेम्ड अफेंडर्स होते हैं जो कि नहीं मिल रहे होते महकमों को, या वो लोग जिनका फ़्लाइट रिस्क होता है। जिन लोगों को इसकी इन्फॉर्मेशन है कि उनका नाम एग्जिट कंट्रोल में है, मैं उनसे बिल्कुल ओपन ऑप्शन है आपके पास, आप अपनी रिप्रेजेंटेशन फाइल करें, वो कमेटी में आ जाएगी। हम भी यही करते रहे हैं। मैं लाइटर साइड पे बताऊं कि उस ज़माने में कमेटी जो है वो फ़रोग नसीम साहब हेड करते थे, शेख रशीद साहब उसके रुकन थे, 2 और मोअज़्ज़ज़, मैं ख़ुद पेश हुआ हूँ बतौर वकील उस कमेटी में। तो वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ बिल्कुल मेरिट के ऊपर, अगर बेल हो चुकी है, फ़्लाइट रिस्क नहीं है, और मेरा ख्याल है पार्लियामेंटेरियंस का फ़्लाइट रिस्क नहीं होता। PNIL जो है उसके लिए रूल्स बन गए हैं, वो रूल्स जा रहे हैं। पहले ये एक अनएंडिंग है, ये सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे जस्टिस साकिब निसार साहब ने 2018 में ये तरीकाकार इंट्रोड्यूस करवाया था। बावजूद, मैं वजूहात में नहीं जाऊंगा क्योंकि हम उस पर बहुत दफ़ा पहले बात कर चुके हैं। ये होता वही है कि जो गड्ढा किसी के लिए खोदा जाता है उसमें खुद गिरना पड़ता है, तो उसको भी अब हमने अपने तौर पे तहर्रुक किया है कि उसको रेगुलेट करें। इट शुड बी रेगुलेटेड एक्टिविटी, कोर्ट ऑर्डर पे नहीं होगा तो सर उसमें भी इंशाल्लाह आपके सामने रूल्स आएंगे, ले करेंगे और आपसे बताएंगे कि उसमें क्या है। मैं ख़तामन सिर्फ ये अर्ज़ करूँगा कि ऐसे हमारे कुलीग्स जो समझते हैं या जिन्हें अंदेशा है, सिर्फ अपना CNIC नंबर जो है वो सेक्रेटरी असम्बली से शेयर करेंगे, वी विल गेट बैक टू यू, और उसके रिमूवल का तरीका मैंने आपको बता दिया है। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। ख्वाजा शिराज महमूद साहब टू आस्क 1 क्वेश्चन प्लीज़। जुम्मे का ख्याल कीजिएगा जमात में। जी, ख्वाजा शिराज साहब का माइक खोलें।
आपका ममनून हूँ। मिनिस्टर साहब ने बड़ी तफसील के साथ वो तमाम तरीक़ाकार बताया जो इस सारे सिलसिले में हकूमती तरीक़ाकार है जो ये नाम निकालने के लिए है। मिनिस्टर साहब ने यह भी बताया कि उन्हें आज ही गालिबन ये असाइन हुआ है और वो इसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। ठीक है कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जनाब स्पीकर, आपके इल्म में है कि मंगल वाले दिन भी हमारा यही कॉलिंग अटेंशन लगा हुआ था। हमारे जो उमर अयूब खान साहब हैं उनका नाम शामिल है, जरताज गुल साहिबा हमारी पार्लिमानी लीडर हैं उनका नाम शामिल है, अहमद चट्ठा साहब हमारे डिप्टी पार्लिमानी लीडर हैं उनका नाम शामिल है, मेरा अपना नाम इस PNIL में शामिल है और इस तरह हमारे बहुत से मेंबरान असेंबली जो इस वक्त भी यहाँ पे मौजूद हैं, मेरे पीछे भी और मेरे साथ भी बैठे हुए, उनके नाम भी शामिल हैं। मैं सिर्फ बैकग्राउंड इसलिए बताना चाह रहा था जनाब स्पीकर, ये असेंबली का, ये इस हाउस का, ऐवान का और आपका इख्तियार है कि मेरा पासपोर्ट भी नहीं बना। मैं पाकिस्तान का शहरी भी हूँ और मेरा राइट है कि मैं अपना पासपोर्ट बनवा सकूँ। मेरा पासपोर्ट नहीं बना, मैं बग़ैर पासपोर्ट के मैं पूरी कोशिश कर चुका। सितंबर के महीने में मैं अदालत में गया और अदालत आलिया ने यह हुक्म दिया 11 सितंबर को कि मेरा नाम इस लिस्ट से खारिज कर दिया जाए। 11 सितंबर को मेरा नाम उस लिस्ट से खारिज करने के बाद 12 को डाल दिया गया। गुजारिश ये है कि ये प्रैक्टिसेस जो भी हो रही हैं, भले वो हमारे कारोबार को बंद करने के सिलसिले में हो, हमारे घरों की चार दीवारी को पामाल करने के सिलसिले में हो, हमारे अपने हलकों में हमारे अपने ताल्लुकदारों और दोस्तों के आम पाकिस्तानी शहरी का कारोबार बंद हो रहा है, किसी का पेट्रोल पंप बंद है। शुक्रिया जी। मिनिस्टर लॉ ख्वाजा साहब ने जो बहस है, मैं आप अपने जज्बात का मैं सिर्फ इतनी अर्ज करता हूँ कॉलिंग अटेंशन में, मेरी अर्ज सिर्फ ये है, सर आँखों पे मैं सिर्फ ये आपको सिर्फ ये रिमाइंड कराना चाह रहा हूँ बतौर एक अदना से तालिब इल्म के कि देखें आपका कॉलिंग अटेंशन है। मैं अर्ज करता हूँ, मैं आप ही बोलिएगा, आपका कॉलिंग अटेंशन है, आप उसमें करें बिस्मिल्लाह। आपको मौका दिया गया वाइंड अप करने का, तकरीर तो नहीं हो सकती, आप इतने सीनियर मेंबर हैं, आपके लिए एहतराम है, मगर आप चेयर की भी कुछ एडवाइस सुन लिया करें ना जी। वाइंड अप करें प्लीज। जनाब एक सवाल जनाब स्पीकर साहब, गुजारिश है कि हमने भी ये चीज़ें सुनी। लॉ मिनिस्टर साहब हमेशा पॉजिटिव प्रोफेशनल एटीट्यूड के साथ यहाँ बात करते हैं, उनका एहतराम है, चीज़ें ऑन रिकॉर्ड लाना ज़रूरी है। जनाब स्पीकर, अगर ये हाउस अपने मेंबरान को पासपोर्ट भी नहीं दे सकता तो उसकी क्या अथॉरिटी रह जाती है। मेरा सिर्फ ये गुजारिश है, मेरी सबमिशन है कि इस मामले में आप मेहरबानी करके लॉ मिनिस्टर साहब भी इंश्योर करें, अगर किसी कमेटी में भेजना तो हम सारे बाजमात जाके वहाँ शामिल हो जाएंगे, हम और कुछ नहीं तो आप मेरा रिकॉर्ड उठा के देख लें। मैं पिछले अदवार में भी मेंबर रहा, मैंने सरकारी दौरे नहीं किए जनाब स्पीकर। आका करीम अलैहिस्सलाम की हाजिरी पे जाना चाहते हैं, वहां भी नहीं जा सकते हैं, तो आप हमारे बुनियादी राइट से हमें महरूम ना करें। बहुत शुक्रिया जी। मिनिस्टर लॉ ख्वाजा साहब की बातें सारी जायज़ हैं, मैंने इसीलिए उसका कानूनी हवाले से और जो रूल्स हैं इस वक्त एप्लीकेबल उसके हवाले से जवाब दिया था। उन्होंने अपनी तकलीफ़ से इस हाउस को आगाह किया, जो मैंने बात शुरू में की थी और जो मैं नहीं था करना चाहता, मजबूरन मुझे वो करनी पड़ रही है। ये रवायत जो है इसको मिल बैठ के ख़त्म करना है। ये अनफॉर्चुनेटली एक दफ़ा ये सारा दफन हो गया था जब मैसाके जमहूरियत हुआ और हमने 2008 से 2013 वाला अपोजिशन का दौर भी देखा है। हालात बहुत बेहतर हो गए थे, लेकिन कुछ लोगों को वो हालात पसंद नहीं आए और फिर अब इस पर प्लीज़ इसको नेगेटिव रंग में ना लीजिएगा। आप कब तक अपने मामलात जो हैं वो यहाँ सुलझाने की बजाय कहीं और पे सुलझाते रहेंगे? ये भी हमें आप मुझे नहीं सोचना, इन सवालों का जवाब राना सनाउल्लाह से, हनीफ अब्बासी से, एहसन इकबाल से, ख्वाजा रसाद रफ़ीक से, खाकान अब्बासी से, मिफ्ता इस्माइल से, मरियम नवाज से, अब्बास शरीफ के बेटे से, नवाज शरीफ से, शहबाज शरीफ से, फरियाल तारपुर से, आसफ जरदारी से ले, खुदा के लिए ये एक तरफा नहीं है। मैं नहीं था ये बातें करना चाहता, मैं कह ये रहा हूँ कि लिस्ट तब भी 50 की थी, लिस्ट आज भी 50 की है। राजा साहब बैठे हुए हैं,
साबिक वज़ीर आज़म है, क्या नहीं हुआ? ये सारे बगैर मरवत भाई नहीं, 4000 नहीं है, 4000 में 100-150 सियासी है, 3800 बंदा जो है वो क्रिमिनल पीओस है। मैं वो खुद कमेटी करता हूँ, मैं खुद कमेटी कर। मेरी ये इस्तदा है, मेरी आपसे इस्तदा है कि जो बात आप करते हैं ना कि ये इस दफ़ा रेन ऑफ टेरर है, ये खुदा न खास्ता पहली दफ़ा नहीं, ये पिछले 2 दवार में अनफॉर्चुनेटली होता रहा है। जब मुकदमे बनाए जाते हैं तो फिर ECL भी आएगा, तो उसमें मैंने फिर ये आपसे इस्तदा करता हूँ कि आपका वकार सर आँखों पे, लेकिन कानून की पासदारी भी साथ होनी है। वो असहाब जो कि कोर्ट्स में पेश हो रहे हैं और उनके मुकदमात में उनकी ज़मानतें हो चुकी हैं, मैं खुद ज़ाती तौर पे ECL कमेटी में, ये कोई फेवर नहीं है, इट्स द राइट ऑफ अ पर्सन टू फाइल अ रिव्यू। आप यकीन करें जो रिव्यू आए हैं और हमारे पास नहीं पेश हुए, चाहे वो ऐवान के रुकन हैं या नहीं, हमने खुद उनको डिलीट किया है। जो रिव्यूज़ कर सकते हैं, मरवत साहब समझदार हैं, वो आपको असिस्ट करा देंगे। 4 लाइनों का रिव्यू होता है, वो करें। ठीक है। PNIL इंशाअल्लाह उल अज़ीज़, आई एम मेकिंग अ स्टेटमेंट, आई विल टेक इट अप विद मिनिस्टर इंटीरियर और असेंबली सेक्रेटेरिएट को आगाह भी करेंगे। आपकी जो लिस्ट है वो इंशाअल्लाह अवेलेबल होगी। बहुत शुक्रिया जनाब। मोहम्मद अहमद चट्टा साहब नॉट प्रेजेंट। अगर रफ़ीउल्लाह साहब पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे, जुमे का टाइम है, प्लीज़ 1 मिनट से ज़्यादा नहीं, प्लीज़। बहुत शुक्रिया सर, मैं 1 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा सर। मसला ये है कि हमारे साबका फेडरल मिनिस्टर भी साजिद तूरी साहब ने मुझे कई दफ़ा फ़ोन किया कि कुर्रम के हालात ख़राब हैं, तो वो मैंने उनसे कहा कि वहाँ से मौजूद MNA साहब भी यहाँ कभी कभार शोर करते हैं इसके, तो उन्होंने बोला मसला ये है कि MWM और वो अलायंस हैं सूबाई हुकूमत में। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि कुर्रम में जो हालात ख़राब है, उस हवाले से इंटीरियर कमेटी को आप डायरेक्शन करें कि इस इशू का वहाँ लेके जाएं, वहाँ पर इस पे बात हो। वहाँ जो MWM के MNA हैं और वहाँ की सूबाई हुकूमत, वो तो आपस में एहतियाती है और इशू जो है वो लोग परेशान है। तो खुदारा आपसे रिक्वेस्ट है कि इंटीरियर कमेटी ये इशू भेज देंगे तो आपकी मेहरबानी होगी। वहाँ पर लोगों का बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। शुक्रिया। असद कैसर साहब, जुमे का टाइम है असद कैसर साहब, 1 मिनट। अभी मैं क्या कहूँगा, देखिए आप कहेंगे कि 1 मिनट है, मैं देखिए सबसे पहले तो जनाब स्पीकर कल हम गए थे अडियाला जेल, हमारे साथ अपोजिशन लीडर, पार्लियामानी लीडर सब थे। वहाँ जो हमारी इंसल्ट की गई है पार्लियामेंटेरियन में, आपको जो है ना अपना प्रिविलेज मोशन भी आपके सामने रखूँगा कि हमें इस तरह एक छोटा एक सिपाही था, वो आया, उसने कहा कि इस तरह वीडियो लगाई, उसने कहा कि देखें आप मुलाकात के लिए जाएंगे लेकिन ये बताया कि आप सियासी बात नहीं करेंगे। तो हमने कहा क्या इमरान खान के साथ जो है ना हम बात करेंगे, हमारी बानी चेयरमैन, उसके साथ मौसम के ऊपर हम बात करेंगे, क्या हम कहेंगे कि मौसम कैसा है, किस तरह है। और फिर उसने वीडियो, देखिए मैं इसलिए कहता हूँ कि जो स्पीकर साहब ने हमारी मीटिंग अरेंज करवाई थी, मैं समझ रहा था कि अगर सदक साहब होता, उसने हमारी मीटिंग अरेंज करवाई थी, उसने जो है ना सुपरिटेंडेंट को बुलाया हुआ था, उसने हमें डिस्करेज किया है। हमें डिस्करेज करना नहीं है, ये उसने पूरी पार्लियामेंट को किया है। नंबर 1 तो एक तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये प्रिविलेज में नोटिस आपको देता हूँ सुपरिटेंडेंट के खिलाफ और उसके खिलाफ इसको अटेंड कर। दूसरी बात, जस्ट 1 मिनट, बस 1 मिनट, मैं उधर कल मैडम मरियम नवाज ने स्टेटमेंट दिया था परसों, उसने कहा कि हम स्मोक का बड़ा इशू है और हम चाहते हैं कि इसकी कोई सरहदात नहीं होती, और उन्होंने जो पंजाब की हुकूमत है इंडिया की, उससे कहा कि इस पर हम जॉइंट काम करना चाहते हैं। शुक्रिया। हमें इसके स्टेटमेंट पे इतराज नहीं है, मैं सिर्फ एक पॉइंट वाज़ेह करना चाहता हूँ। जब हमारे चीफ मिनिस्टर ने बात की कि हम अफगानिस्तान के साथ बात करना चाहते हैं क्योंकि वहाँ हमारी मौत और ज़िंदगी का मसला है, वहाँ हमारे रोज़गार का मसला है, कारोबार का मसला है, तो इस पे यहाँ की जो डिफेंस मिनिस्टर ने जो शोर मचाया, उन्होंने कहा ये तो बहुत बड़ा इन्होंने बगावत की है, एक सूबा किस तरह दूसरे मुल्क के साथ बात कर सकता है। तो आप बात करें तो वाह, और हम अगर अपनी मौत और जिंदगी की बात करें तो उस पर आप जो है समझते हैं कि हमने गद्दारी की है। स्टैंडर्ड एक होनी चाहिए। जो मरियम नवाज बात कर रही है, इस तरह अलीमीन ने भी बात की थी, मिनिस्टर ने कहा था कि इस वक्त हमारे कारोबार बंद हैं, जिस तरह का हमारी जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है, हमें जरूरत इस बात की है कि हमें अफगानिस्तान के साथ कारोबार का मौका दिया जाए। शुक्रिया। मोहम्मद इकबाल साहब 1 मिनट के लिए, जुमे का टाइम है, प्लीज। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। स्पीकर साहब, शार्टली मैं कहूँगा
तिरा में जो ऑपरेशन हो रहा है वहाँ पे सिविलियन गुज़श्ता दिनों भी 15, 16, 17, 18 मासूम बच्चियाँ ज़ख्मी हो गए हैं, वो अस्पताल में पड़े हैं। तो इसी तरह वाक़यात और ये ऑपरेशन जो वहाँ पे किया जा रहा है ये टोटली आवाम सिविलियन के ख़िलाफ़ हो रहा है। लिहाजा वफाकी हुकूमत इस ऑपरेशन के ख़िलाफ़ जो भी करना चाहती है वो कबाइल मुतासर हो रहे हैं तबाह। और दूसरी बात 11 अक्टूबर को पश्तून और कबाइली रिवायात और जरगी की जो तौहीन की गई है, वहाँ पे वफाकी हुकूमत ने जो ऑपरेशन किया है वहाँ पे जो बेगुनाह 4 बंदों को शहीद किया गया है, ये कबाइली रिवायात और पश्तून कौम के साथ बड़ा जुल्म हुआ है।